एक मजबूत विश्वास के साथ सेना में भर्ती हुई उस महिला की वर्दी सत्ता के नशे में चूर, एक जानवर की गंदी हवस के नीचे असहाय रूप से मैली हो जाती है। जब सब कुछ बिखर गया था, उस निराशा के क्षण में उसकी एक फोन कॉल भोर में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बन जाती है और अपराधियों को नीचे खींचकर एक शानदार न्याय करती है। उसे कुचलने वालों की उम्मीदों का मजाक उड़ाते हुए वह अपने घावों को कवच बना लेती है और एक ऐसे फौलादी अफसर के रूप में उभरती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। लद्दाख की हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दियों की शुरुआत थी और बर्फीली हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह सेना के ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी, तेजी से हिलते हुए खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते उजाड़ परिदृश्य को शून्य में घूर रही थी। सूखी टहनियां जो भूरे आकाश की ओर बेतहाशा अपने हाथ फैला रही थीं, उसे अपनी ही स्थिति जैसी लग रही थीं। वह एक प्रतिष्ठित सैन्य परिवार से थी जो 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा था। उसके दादा सेना अध्यक्ष रह चुके थे और उसके पिता लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन सिंह एक सेवारत कोर कमांडर थे। उसके कंधों पर इन नामों का बोझ कभी कवच था तो कभी बेड़ियां। भारतीय सैन्य अकादमी इमा से शानदार अंकों के साथ स्नातक होने के बाद उसके सामने एक सुनहरा रास्ता खुला था। उसने रक्षा मंत्रालय या एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में आरामदायक पदों को भी ठुकरा दिया जिसे हर कोई चाहता था, और उसने जो रास्ता चुना वह सबसे कठिन अग्रिम मोर्चे पर था, और उसमें भी एक इन्फेंट्री बटालियन में सूचना अधिकारी का पद। यह अपने पिता की छाया के मीठे जहर से बचने और एक सैनिक प्रिया सिंह के रूप में अपनी योग्यता को पूरी तरह से अपनी ताकत से साबित करने की एक बचकानी जिद थी। ट्रक एक झटके के साथ रुका, एक पहाड़ी के किनारे बनी यूनिट के मुख्य द्वार के सामने। यूनिट का नाम विजय रेजिमेंट बुलंद था, लेकिन पुरानी और जर्जर बैरकों का नजारा बीते समय के थपेड़ों को साफ साफ दिखा रहा था। उसने अपना सामान ठीक किया और ट्रक से नीचे उतर गई। ठंडी हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया और उसे लगा जैसे उसका दिमाग जाग गया हो। बटालियन कमांडर के कार्यालय की ओर जाते हुए रास्ते में मिले सैनिक उसे आधे कौतूहल और आधी सावधानी भरी नजरों से देख रहे थे। एक महिला अधिकारी, और वह भी एक नई सेकंड लेफ्टिनेंट। उनकी नजरों में एक अजीब बात थी। उसने अपनी कमर सीधी की और आगे बढ़ती रही। कमजोर मत पड़ो, यह मेरी पहली यूनिट है। मुझे यहाँ जड़ें जमानी है, तना बढ़ाना है और आखिरकार एक फूल की तरह खिलना है। बटालियन कमांडर के कार्यालय के दरवाजे के सामने उसने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। खट खट, दस्तक की आवाज पर अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आओ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, प्रिया ने अपने ऊपर एक तीखी और लगातार टिकी हुई नजर महसूस की। बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौर, वह अपनी मेज पर बैठा था, कागजात देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वह दरवाजा खोलकर अंदर आती प्रिया को सिर से पांव तक देख रहा था। यह एक ऐसी बेशर्म नजर थी जैसे किसी पशु बाजार में गाय की नस्ल को परखा जा रहा हो। उसे घिन आई, लेकिन उसने सलामी के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। जय हिंद सर, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह आज से सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूं। बटालियन कमांडर को अपनी आमद की रिपोर्ट करती हूं। उसकी हरकतें सधी हुई थीं और आवाज साफ थी, ठीक वैसा ही जैसा उसने अकादमी में अनगिनत बार अभ्यास किया था। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौर ने जवाब देने के बजाय उसे काफी देर तक घूरना जारी रखा। चुप्पी के दौरान उसकी आंखें धीरे धीरे उसकी वर्दी पर रेंग रही थीं, कंधे पर लगे सितारे, सफाई से बंधी टाई, और फिर उसकी छाती पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की। यह किसी कमांडर की अपने मातहत को देखने वाली नजर नहीं थी, यह एक शिकारी की अपने शिकार को देखने वाली नजर थी। आखिरकार जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके पहले शब्द काम के बारे में नहीं थे। सेकंड लेफ्टिनेंट, तुम्हारे पिता जनरल अर्जुन सिंह हैं, है ना? जी सर। वाह, क्या पहुंच है। इतनी अच्छी पहुंच के बावजूद तुम इस वीराने में क्यों सड़ने चली आईं? रक्षा मंत्रालय में आराम से कॉफी परोसती। उसकी आवाज में ताना भरा था। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन जब उसने इसे सीधे अपने मुंह पर सुना तो उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। मैं एक सैनिक के रूप में मैदानी अनुभव हासिल करने के लिए स्वेच्छा से यहां आई हूं सर। मैदानी अनुभव? हाँ, क्या तुम जानती हो कि मैदान का मतलब क्या होता है? मैदान मतलब युद्ध का मैदान। एक कुतिया
विक्रम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके लगभग 6 फुट के विशाल शरीर से एक दमनकारी एहसास आ रहा था और सिगरेट की तेज गंध और किसी अज्ञात परफ्यूम की गंध मिलकर उसका दम घोंट रही थी। वह ठीक उसके सामने खड़ा हो गया और उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अकादमी में क्या सिखाया गया है, लेकिन सेना अलग है, खासकर यह अग्रिम मोर्चा। यहां दिमाग से ज्यादा शरीर से टकराकर ही जिंदा रहा जाता है, समझी? अचानक उसका हाथ उठा और उसके कंधे पर लगे रैंक के प्रतीक को छूने लगा। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां प्रिया की गर्दन को छुईं, वह अनजाने में सिहर उठी। रैंक तो बिल्कुल चमक रहा है, नया नया जो है। जब तक यह रैंक घिस घिस कर पीला न पड़ जाए, तब तक कहीं जाकर अफसर होने का दिखावा मत करना, खासकर मेरे सामने, उसने चेतावनी देते हुए कहा और प्रिया के कंधे को थपथपाया। यह प्रोत्साहन का स्पर्श नहीं था, यह स्पष्ट रूप से स्वामित्व का निशान और शक्ति का प्रदर्शन था। चलो आगे अच्छा काम करते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। विक्रम राठौर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी जगह पर वापस चला गया। उस मुस्कान का मतलब समझने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। बटालियन कमांडर के कार्यालय से बाहर निकलकर प्रिया ने आखिरकार अपनी रोकी हुई सांस को लंबा छोड़ा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। यह सिर्फ अनुशासन स्थापित करने की कोशिश नहीं थी, कुछ गहरा, चिपचिपा और अंधेरा उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसकी पहली पोस्टिंग का उत्साह और उम्मीदें चकनाचूर हो गई थीं और उनकी जगह सिर्फ एक अशुभ पूर्वाभास की राख बिछ गई थी। उसका नया घर, अविवाहित अधिकारियों का क्वार्टर, पुराना और तंग था। कमरे में एक उखड़े हुए पेंट वाला लोहे का बिस्तर, एक मेज और एक अलमारी ही सब कुछ था। प्रिया ने अपना सामान खोलने से पहले ही बिस्तर पर बैठकर अपने घुटनों में अपना चेहरा छिपा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल राठौर की चिपचिपी नजर और घिनौना स्पर्श उसके शरीर से चिपकी झोंक की तरह महसूस हो रहे थे। एक सैनिक के रूप में उसका पहला कदम, एक पवित्र रिपोर्टिंग, एक भयानक अपमान से दागदार हो गई थी। अगले दिन से असली दुःस्वप्न शुरू हो गया। विक्रम राठौर काम की रिपोर्टिंग के बहाने दिन में दर्जनों बार प्रिया को बुलाता था। एक सूचना अधिकारी के काम में सैनिकों को मानसिक रूप से शिक्षित करना, सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना बनाना और जनसंपर्क शामिल था, लेकिन राठौर की दिलचस्पी सिर्फ प्रिया में थी, उसके काम में नहीं। सेकंड लेफ्टिनेंट, इस रिपोर्ट की लिखावट मुझे पसंद नहीं आई, इसे दोबारा लिखो। सेकंड लेफ्टिनेंट, 1 कप कॉफी बनाओ, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच क्रीम। नहीं, आज बस ब्लैक कॉफी दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ की कॉफी का स्वाद कैसा होता है। उसकी मांगें तुच्छ थीं और उनमें चालाकी से भरी छेड़छाड़ छिपी होती थी। जब प्रिया कॉफी बनाने के लिए पेंट्री में जाती तो वह जानबूझकर उसके पीछे आता और उसकी पीठ के बहुत करीब खड़ा होकर उसकी सांसों को सुनता, या जब वह रिपोर्ट सौंपती तो वह जानबूझकर अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से छूता और उसकी सिहरन भरी प्रतिक्रिया का आनंद लेता। जरा देखूं, तुम्हारे हाथ तो बड़े नाजुक हैं, क्या तुम इन हाथों से बंदूक पकड़ पाओगी? कभी गोली चलाई भी है? वह प्रिया का हाथ पकड़ लेता और उसकी हथेलियों को गुदगुदाता, जैसे कि वह उसकी हस्तरेखा देख रहा हो। जब प्रिया जल्दी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती तो वह उसे और कसकर पकड़ लेता। क्या हुआ? एक कमांडर अपने मातहत का हाथ नहीं पकड़ सकता क्या? मैं तो बस तुम्हारा तनाव कम करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द आत्म औचित्य और बहानों से भरा था। कमांडर का कार्यालय एक बंद कमरा था और अंदर जो कुछ भी होता था उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। दूसरे अधिकारियों को राठौर के इस व्यवहार के बारे में पता न हो, ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन हर कोई जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहा था। उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव से सीखा था कि उसके मिजाज को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एक दोपहर राठौर ने अचानक प्रिया से पूछा, सेकंड लेफ्टिनेंट, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? काम की रिपोर्ट दे रही प्रिया का चेहरा सख्त हो गया। यह एक ऐसा सवाल था जो स्पष्ट रूप से उसकी व्यक्तिगत सीमा का उल्लंघन कर रहा था। मुझे लगता है यह सवाल काम से संबंधित नहीं है, सर। प्रिया ने अपनी भावनाओं को जितना हो सके दबाकर कठोरता से जवाब दिया। यह सुनते ही राठौर जोर से हंस पड़ा, जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा हो। हाँ हाँ, अकादमी से आई हो, इसीलिए इतनी अकड़ है।
इतनी कठोर बनोगी तो सेना में जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा नरम बनो, मिलनसार बनो, तभी तुम सबकी चहेती बनोगी। वह अपनी जगह से उठा और प्रिया के पीछे आ गया। फिर उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और जोर से दबाया। तुम्हारे कंधे बहुत अकड़े हुए हैं, तनाव के कारण है, ऐसे में थोड़ा आराम देना चाहिए। मैं ठीक हूं सर। क्या ठीक है? मुझे देखते ही पता चल जाता है। बस शांत रहो। उसके हाथ कंधों की मालिश करने का नाटक करते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसकी खुरदरी उंगलियां उसके छोटे कटे बालों के बीच से उसकी त्वचा को छुईं, प्रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया है। उसे ऐसी घिन महसूस हुई जैसे कोई सांप उसकी त्वचा पर रेंग रहा हो और वह सांस नहीं ले पा रही थी। यह मत कीजिए सर, प्रिया ने दृढ़ता से कहते हुए अपने शरीर को झटका दिया और उसके हाथों को हटा दिया। राठौर के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन जल्द ही वह एक अप्रिय मुस्कान में बदल गई। नखरे तो देखो, बहुत प्यारी लग रही हो। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह जल्दी मेरे ऑफिस में आना, कुछ अलग काम है। उसने ऐसे कहा जैसे वह कोई एहसान कर रहा हो और अपनी ठुड्डी से बाहर जाने का इशारा किया। कमांडर के कार्यालय से बाहर भागकर प्रिया बाथरूम में गई और वॉश बेसिन पर उल्टी कर दी। उसने ठंडे पानी से कई बार अपना चेहरा और गर्दन धोई, लेकिन उसके गंदे स्पर्श का एहसास खत्म नहीं हुआ। उस रात प्रिया सो नहीं सकी। अंधेरे में जब वह आंखें बंद करती तो राठौर का मक्कार चेहरा और चिपचिपी आवाज एक भूत की तरह सामने आ जाती। गुस्सा, शर्म और बेबसी ने मिलकर उसका दम घोंट दिया था। क्या मैं पिताजी को फोन करूं? उसने दर्जनों बार सोचा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अपनी काबिलियत साबित करने की उसकी कसम उसके पैरों में बंधी थी। अगर वह यहां टूट गई तो वह जीवन भर जनरल अर्जुन सिंह की बेटी के टैग से छुटकारा नहीं पा पाएगी। मुझे सहना होगा, मुझे किसी भी तरह एक रास्ता खोजना होगा। उसने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वह सिर्फ 23 साल की एक नई सेकंड लेफ्टिनेंट थी और अपार शक्ति वाला बटालियन कमांडर एक विशाल दीवार की तरह था। खाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी थी। विक्रम राठौर का उत्पीड़न दिन ब दिन और चालाक और लगातार होता गया। वह प्रिया के साथ सार्वजनिक स्थानों और बंद कमरों में अलग अलग व्यवहार करता, जिससे वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई। सुबह की सभा या पूरी बटालियन की बैठक जैसे मौकों पर, जहां दूसरे अधिकारी भी मौजूद होते, वह जानबूझकर उसकी रिपोर्ट या काम करने की क्षमता की तारीफ करता, यह दिखावा करते हुए कि वह उसका पसंदीदा मातहत है। हमारी सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया बहुत लगन से काम करती है। अकादमी से आई है, बात ही अलग है। जब भी उसे ऐसी तारीफ मिलती तो दूसरे अधिकारी उसे ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से देखते। कमांडर की पसंदीदा नई अफसर, उनकी नजरों में उसकी यही छवि थी। लेकिन उस मुखौटे के पीछे छिपी सच्चाई को कोई नहीं जानता था। जैसे ही कमांडर के कार्यालय का दरवाजा बंद होता, राठौर अपना असली रंग दिखा देता। वह उसी रिपोर्ट को जमीन पर फेंक देता जिसकी उसने तारीफ की थी और गलतियां निकालने लगता। यह रिपोर्ट है या मजाक? लिखावट में कोई लगन नहीं है, कोई लगन नहीं। तुम मुझे कितना तुच्छ समझती हो कि ऐसा कुछ लेकर आई हो? लेकिन सर, आपने अभी तो कहा कि यह अच्छा है। जबान लड़ाती हो। मैंने जो कहा वही सच है। मुझसे बहस मत करो। और यह तुम्हारी वर्दी क्या है? बहुत ज्यादा टाइट नहीं है? तुम्हारी छाती लगभग बाहर दिख रही है। देखने वाले को शर्म आती है। उसकी नजर बेशर्मी से प्रिया की छाती पर टिकी थी। यह मानक वर्दी थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ अश्लील लग रहा था। वह प्रिया को अपनी वर्दी दोबारा इस्त्री करने या अपने जूतों पर पॉलिश करने जैसे निजी आदेश देता, जिनका एक सूचना अधिकारी के काम से कोई लेना देना नहीं था। उसने उसे अपने बंगले में पले कुत्ते को खाना खिलाने जैसा बेतुका आदेश भी दिया। प्रिया को यह अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकी। अगर वह उसके आदेश को मानने से इनकार करती तो उस पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवज्ञा का भयानक आरोप लगा दिया जाता। वह सेना की कठोर पदानुक्रमित प्रणाली का दुरुपयोग करके उसका दम घोंट रहा था। सबसे मुश्किल वे दिन थे जब वह काम के बहाने उसे देर रात तक घर नहीं जाने देता था। जब सूरज ढल जाता और पूरी यूनिट शांत हो जाती तो कमांडर का कार्यालय एक पूरी तरह से बंद कमरा बन जाता। वह विस्की निकालता और पीता और प्रिया को भी पीने के लिए मजबूर करता। सेना में अच्छा करना है तो शराब पीना भी सीखना होगा। लो, एक पैग लो। यह एक आदेश है, एक ऐसा आदेश जिसे वह मना नहीं कर सकती थी।
प्रिया ने कड़वी व्हिस्की को जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारा। शराब के असर में राठौर की हरकतें और भी दुस्साहसी हो गईं। वह सोफे पर बैठी प्रिया के बगल में चिपक कर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हमारी प्रिया जितनी बार देखो उतनी आकर्षक लगती है, थोड़ी तेज भी है। सेना में रहने के लिए तुम बहुत कीमती हो, है ना? शराब और सिगरेट में डूबी उसकी सांसें प्रिया के चेहरे पर आईं। प्रिया ने घिन से अपना शरीर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बाहों को और कस लेता। क्यों इतना शर्मा रही हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, आराम से रहो। उसका हाथ उसके कंधे से नीचे खिसक कर उसकी पीठ को सहलाने लगा। प्रिया को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जम गया हो। उसका दिमाग खाली हो गया था और वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। बस इस स्थिति से बाहर निकलने की एक सहज इच्छा बची थी। सर, बहुत देर हो चुकी है, मैं अब चलना चाहूंगी। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बैठो। उसने उसे डांटते हुए वापस सोफे पर बिठा दिया। फिर उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी सेना की जिंदगी बहुत आसान बना दूंगा, प्रमोशन भी जल्दी जल्दी दूंगा। हाँ, इतना कि तुम्हें अपने पिता की पहुंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक मीठे प्रस्ताव के रूप में एक धमकी थी। प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बात तर सबसे अक्की मानने का क्या मतलब है। यह एक सैनिक के रूप में उसकी इज्जत और एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा को त्यागने की मांग थी। एक दिन सी कंपनी के कमांडर कैप्टन रोहन वर्मा ने देर रात कमांडर के कार्यालय से निकलती प्रिया को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें खाली थीं। यह उसके सामान्य साहसी और ऊर्जावान रूप से बहुत अलग था। सेकंड लेफ्टिनेंट, तुम ठीक हो? रोहन ने सावधानी से पूछा। वह राठौर की कुख्याति और इस तथ्य से थोड़ा बहुत वाकिफ था कि वह प्रिया को अक्सर बुलाता था। प्रिया ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह क्या कह सकती थी? जिस क्षण वह कहती, कमांडर मेरा यौन उत्पीड़न करते हैं, पूरी यूनिट में हंगामा मच जाता और अंत में उसे ही पीड़िता को एक अजीब इंसान के रूप में देखा जाता। क्या उसने उसे फंसाने की कोशिश नहीं की? वह अपनी पहुंच का घमंड दिखा रही थी। इस तरह की अटकलें और आरोप उस पर बरस पड़ते। रोहन ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह जल्दबाजी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। कोई ठोस सबूत नहीं था और बटालियन कमांडर का सामना करना अपने सैन्य करियर को दांव पर लगाने जैसा था। वह बस चिंता भरी नजरों से प्रिया की पीठ को देखता रहा। प्रिया एक अदृश्य जाल में फंसे जानवर की तरह धीरे धीरे थक रही थी। हर रात वह अपनी डायरी में उस दिन हुए अपमान और शर्म को लिखती थी। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह पागल हुए बिना मंदाज रह सकती थी। हर एक अक्षर लिखने पर उसके आंसू स्याही में मिलकर फैल जाते थे। यह सिर्फ एक डायरी नहीं थी, यह एक सबूत था जो एक दिन सच्चाई को सामने लाएगा, और यह उसका अंतिम संघर्ष था। कुछ दिनों बाद यूनिट में डिवीजनल कमांडर का निरीक्षण निर्धारित था। सेना की यूनिट में डिवीजनल कमांडर का दौरा उच्चतम स्तर की आपात स्थिति के बराबर होता था। सभी सैनिकों को हफ्तों पहले से घास काटने, पर्यावरण की सफाई और सुविधाओं के रखरखाव में लगा दिया गया था, और अधिकारी रात भर जागकर विभिन्न रिपोर्ट और ब्रीफिंग की तैयारी में जुटे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल राठौर के लिए यह डिवीजनल कमांडर का निरीक्षण अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और पदोन्नति के लिए एक अनुकूल स्थिति हासिल करने का एक सुनहरा अवसर था। उसने विशेष रूप से ब्रीफिंग पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और उस ब्रीफिंग के चेहरे के रूप में उसने सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह को चुना। इस बार की ब्रीफिंग सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया करेगी, ऑपरेशन ऑफिसर या कार्मिक अधिकारी के बजाय एक सूचना अधिकारी को, और वह भी एक नई सेकंड लेफ्टिनेंट को पूरी बटालियन की ब्रीफिंग सौंपना एक अभूतपूर्व बात थी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों की नजरें प्रिया पर टिक गईं। राठौर का इरादा स्पष्ट था। वह एक अच्छी दिखने वाली और अच्छी आवाज वाली महिला अधिकारी को सामने रखकर डिवीजनल कमांडर का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। वह उसकी क्षमताओं के बजाय उसकी प्रस्तुति का उपयोग करना चाहता था। सर, मुझे ब्रीफिंग देने के लिए अभी भी अनुभव की कमी है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन ऑफिसर का यह काम करना सही होगा। प्रिया ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया, लेकिन राठौर ने हंसकर टाल दिया। विनम्रता छोड़ो, मैंने कहा है तो तुम करोगी। मुझसे बहस मत करो, यह एक आदेश है।
हमें डिवीजनल कमांडर को अपनी बटालियन की उज्जवल और प्रगतिशील छवि दिखानी है। हम सिर्फ उबाऊ बूढ़े लोगों को वहां खड़ा नहीं कर सकते। उसकी बात पर कुछ अधिकारियों ने जबरदस्ती की मुस्कान दी। यह एक मौन सहमति थी। वे जानते थे कि राठौर का फैसला अनुचित था, लेकिन वे चुप रहे, इस डर से कि कहीं आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। उस चुप्पी ने एक विशाल पर्दे का काम किया जो प्रिया को जकड़ रहा था। उस दिन से प्रिया को ब्रीफिंग की तैयारी में जुटना पड़ा। राठौर उसे किसी भी समय बुलाता और प्रगति की जांच करता, लेकिन उसकी दिलचस्पी ब्रीफिंग की सामग्री में नहीं थी। तुम्हारी आवाज बहुत कठोर है, थोड़ी और नरम, थोड़ी चुलबुली आवाज में बोलो। ऐसे भावहीन चेहरे के साथ क्यों खड़ी हो? मुस्कुराओ खुलकर, ऐसा कि डिवीजनल कमांडर का दिल पिघल जाए। स्कर्ट वाली वर्दी पहनने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि यह पैंट से ज्यादा अच्छी लगेगी। वह ब्रीफिंग के अभ्यास के बहाने उसके बोलने के तरीके, उसके हाव भाव और यहां तक कि उसके कपड़ों को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कोई कठपुतली चलाने वाला अपनी कठपुतली को नियंत्रित करता है, वह प्रिया नामक इंसान को मिटाकर अपनी इच्छाओं को दर्शाने वाली एक गुड़िया बनाना चाहता था। ब्रीफिंग से एक रात पहले अंतिम रिहर्सल आधी रात के बाद खत्म हुई। जब थकी हुई प्रिया जाने लगी तो राठौर ने उसे रोक लिया। 1 मिनट रुको, मुझे आखिरी बार कुछ जांचना है। जब दूसरे सभी अधिकारी चले गए तो खाली ब्रीफिंग रूम में केवल वे दोनों ही रह गए। राठौर ने दरवाजा बंद कर दिया और फ्रिज से बियर की 2 कैन निकाली। कल सब खत्म हो जाएगा, तो तनाव कम करने के लिए एक एक पीते हैं। मैं ठीक हूं सर, मैं कल की ब्रीफिंग के लिए जल्दी जाकर आराम करना चाहती हूं। क्या तुम सच में मेरी दी हुई शराब को बार बार मना करोगी? राठौर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने जबरदस्ती प्रिया के हाथ में बियर की कैन थमा दी और सोफे पर बैठ गया। फिर उसने ब्रीफिंग से बिल्कुल असंबंधित बातें करना शुरू कर दिया। अपनी सैन्य सेवा की कहानियां, महिलाओं के मामले और अश्लील चुटकुले। सेना में एक महिला के रूप में सफल होने के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं है। तुम्हें पुरुषों को, खासकर बड़े अधिकारियों को खुश करना सीखना होगा। शराब परोसना, मुस्कुराना, यह सब सामाजिक जीवन और व्यवहार कुशलता का हिस्सा है, समझी? उसने नशे का सहारा लेकर बेशर्मी से अपने दर्शन का प्रचार किया। यह एक ऐसे व्यक्ति का घिनौना आत्म औचित्य था जो एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को भूल गया था और केवल अपनी पदोन्नति और इच्छाओं के लिए अपने मातहतों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। तुम सुंदर हो और तुम्हारा फिगर भी अच्छा है। तुम इन फायदों को क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर तुम डिवीजनल कमांडर के सामने अच्छा प्रदर्शन करोगी तो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मौका आ सकता है। मैं रास्ता बना दूंगा। उसके शब्द प्रिया के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गए। उसे लगा कि एक सैनिक के रूप में उसकी इज्जत और गौरव, जिसे उसने अकादमी में रात भर जागकर पढ़ाई करके और कठोर प्रशिक्षण सहकर बनाए रखा था, एक पल में गंदी हवस की भेंट चढ़ गया। प्रिया अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप अपनी हद पार कर रहे हैं सर, मैं आपकी तरक्की का जरिया नहीं हूं। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। पहली बार सीधे तौर पर विरोध करती हुई प्रिया को देखकर राठौर एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर वह एक व्यंग्यात्मक हंसी में फूट पड़ा। हाँ, तुम बहादुर हो या बेवकूफ, क्या तुम जानती हो कि मैं अभी क्या कर सकता हूं? ठीक है, अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो कल अपनी काबिलियत से ब्रीफिंग करके दिखाओ, लेकिन याद रखना, यहां मेरी लगाम मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं। उसने प्रिया की ठुड्डी को जोर से पकड़ लिया। तुम चाहे जितना भी छटपटाओ, तुम मेरी मुट्ठी में हो, बस यह मत भूलना। उसने एक चेतावनी दी और उसे ब्रीफिंग रूम से बाहर धकेल दिया। ठंडे गलियारे में अकेली रह गई। प्रिया के पैरों में जान नहीं बची और वह गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसने पर्दे के पीछे छिपे राक्षस का असली चेहरा देख लिया हो। उसने दर्दनाक रूप से महसूस किया कि दूसरों की चुप्पी और उदासीनता ने उस राक्षस को कितना शक्तिशाली बना दिया था। कल उसे अकेले शेरों के पिंजरे में फेंक दिया जाएगा। डिवीजनल कमांडर का निरीक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। प्रिया ने रात भर अभ्यास के अनुसार एक त्रुटिहीन ब्रीफिंग दी और डिवीजनल कमांडर ने संतुष्ट भाव से उसकी बहुत प्रशंसा की। सारा श्रेय बटालियन कमांडर विक्रम राठौर को गया। वह डिवीजनल कमांडर के सामने गर्व से खड़ा था, ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने ही सब कुछ हासिल किया हो। उस शाम
राठौर ने निरीक्षण की सफलता का जश्न मनाने के लिए बटालियन के सभी अधिकारियों के लिए एक डिनर का आयोजन किया। जगह यूनिट के पास एक रेस्तरां थी। छोटा कमरा जल्द ही मांस भुनने के धुएं, शराब के गिलासों की तेज आवाज और अधिकारियों की उत्तेजित आवाजों से भर गया। राठौर स्वाभाविक रूप से मुख्य सीट पर बैठ गया और प्रिया की कलाई पकड़कर उसे अपनी बगल वाली सीट पर बिठा दिया। आज की हीरोइन को यहां बैठना चाहिए। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैंने डिविजनल कमांडर के सामने कुछ अंक बटोरे हैं। बहुत बढ़िया, उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि दूसरे सभी लोग सुन सकें, और प्रिया के कंधे पर जोर से हाथ रख दिया। प्रिया उसका हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन इतनी सारी आंखों के सामने वह हंगामा नहीं कर सकती थी। वह बस एक कठोर चेहरे के साथ बैठी रही। जैसे जैसे पार्टी का माहौल गरमाया, राठौर की हरकतें और भी खराब होती गईं। उसने प्रिया को जबरदस्ती शराब पिलाई और लव शॉट एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पीना के लिए मजबूर किया। कमांडर के साथ एक लव शॉट तो बनता है, यह सब मातहत के लिए प्यार है। प्यार। आसपास के अधिकारियों ने चिल्लाकर उसे उकसाया। उनकी नजरों में यह सिर्फ एक मजेदार शराब पार्टी का हिस्सा था, या शायद उन्हें ऐसा ही दिखाना था। किसी में भी कमांडर के मिजाज को खराब करने की हिम्मत नहीं थी। केवल कैप्टन रोहन वर्मा ही एक उदास चेहरे के साथ यह सब देख रहा था। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए और अनिच्छा से अपना गिलास उठाया। राठौर ने जबरदस्ती अपनी बांह उसकी बांह में डाली और शराब पीने का नाटक करते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब ले आया। उसकी सांसों से शराब की तेज गंध आ रही थी। शराब के नशे में उसके हाथ और भी बेशर्म हो गए। मेज के नीचे उसका हाथ प्रिया की जांघ को छूने लगा। जब प्रिया चौंककर पीछे हटी तो उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया। क्या हुआ? नौसिखियों की तरह व्यवहार मत करो, बस शांत रहो, सब देख रहे हैं। उसकी आवाज में धमकी और फुसलाहट दोनों थी, जैसे कि यह सब उसके भले के लिए हो। प्रिया का पूरा शरीर अकड़ गया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। आसपास का शोरगुल दूर होता गया और केवल मेज के नीचे हो रही घिनौनी हरकत ही उसके सभी होश पर हावी थी। तुम्हारी त्वचा तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, बहुत मुलायम। उसका हाथ और भी अंदर की ओर बढ़ने लगा। प्रिया आखिरकार इसे सहन नहीं कर सकी और अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मुझे जरा बाथरूम जाना है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राठौर ने निराश होकर अपनी जीभ चटकाई और उसके कूल्हे पर थपथपाया। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। प्रिया कमरे से भागकर बाथरूम की ओर भागी। ठंडी टाइलों पर अपनी पीठ टिकाकर वह जोर जोर से सांस लेने लगी। आईने में उसका अपना चेहरा अजनबी लग रहा था, डर और शर्म से विकृत। यह नरक था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वह खुद को थोड़ा शांत कर रही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और राठौर लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। यह महिलाओं का बाथरूम था। मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। एक कमांडर अपने मातहत की चिंता नहीं कर सकता क्या? उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसकी ओर बढ़ा। एक छोटी सी जगह में फंस जाने पर खतरा अपने चरम पर पहुंच गया। तुमने तब ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेरा छूना इतना बुरा लगा? हाँ, कृपया बाहर जाइए सर, यह महिलाओं का बाथरूम है। अगर मुझे पसंद नहीं है तो यह मेरी जगह है। अगर मैं अंदर आना चाहता हूं तो मैं आऊंगा। उसने हंसते हुए प्रिया को दीवार की ओर धकेल दिया। उसने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ लीं और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी। मैंने आज डिविजनल कमांडर के सामने तुम्हारी वजह से अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। मुझे तुम्हें एक इनाम देना चाहिए, है ना? उसका चेहरा करीब और करीब आ रहा था। सड़े हुए भोजन और शराब की मिली जुली गंध से उसे उल्टी आ रही थी। प्रिया ने हताशा में अपना सिर घुमाकर विरोध किया। ऐसा मत कीजिए, प्लीज चुप रहो। उसने चिल्लाते हुए प्रिया के गाल पर जोर से तमाचा मारा। छटाक की आवाज के साथ प्रिया का सिर घूम गया। उसके मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ। उसके कानों में घंटियां बजने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हिंसा के सामने उसका विवेक शून्य हो गया और केवल एक आदिम भय बचा था। ठीक उसी पल बाथरूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सर, क्या आप अंदर हैं? क्या कुछ हुआ है? यह कैप्टन रोहन वर्मा की आवाज थी। जब प्रिया बहुत देर तक वापस नहीं आई तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। राठौर ने एक गाली दी, प्रिया को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खोला। इतना शोर क्यों? हम बस बात कर रहे थे। उसने ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन रोहन की नजरें पहले ही दीवार के सहारे गिरी हुई प्रिया पर पड़ चुकी थीं, जिसके होंठों से खून बह रहा था।
रोहन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। राठौर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुम अपने सीनियर को ऐसे देखते हो? क्या तुम अपना करियर खत्म करना चाहते हो? राठौर ने रोहन को धक्का दिया और लड़खड़ाता हुआ गलियारे में चला गया। रोहन उसके पीछे नहीं गया और सीधे प्रिया के पास भागा। सेकंड लेफ्टिनेंट, तुम ठीक हो? होश में आओ। प्रिया ने बस खाली आंखों से उसे देखा। उस लाल रात में उसकी गरिमा चकनाचूर हो गई थी। बांध टूट रहा था। वह सब कुछ जिसे उसने अब तक मुश्किल से थाम रखा था, एक साथ ढह रहा था। कैप्टन रोहन वर्मा ने बेसुध प्रिया सिंह को सहारा देकर रेस्तरां से बाहर निकाला। ठंडी रात की हवा उसे छू गई, लेकिन उसके गाल का दर्द और मुंह में खून का स्वाद अभी भी ताजा था। प्रिया का शरीर एक पत्ते की तरह कांप रहा था। रोहन ने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। पहले यहां से निकलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ दूंगा। उसकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। उसने प्रिया को अपनी कार में बिठाया और क्वार्टर की ओर चल पड़ा। कार में भारी खामोशी छाई रही। प्रिया खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रही और कुछ नहीं बोली। उसकी खाली आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह एक ऐसी गुड़िया की तरह लग रही थी जिसकी आत्मा निकल गई हो। क्वार्टर के सामने पहुंचने पर भी प्रिया ने कार से उतरने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह अकेले रहने से डर रही थी। उसे लगा कि अगर वह उस तंग पुराने कमरे में वापस गई तो आज रात की भयानक यादें एक राक्षस की तरह उसे निगल जाएंगी। रोहन, जैसे उसके मन को पढ़ रहा हो, ने इंजन बंद कर दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। काफी देर की खामोशी के बाद प्रिया ने मुंह खोला। मैं एक सैनिक बनने के लायक नहीं हूं। उसकी आवाज फटी हुई और कर्कश थी। ऐसी स्थिति में मैं ठीक से विरोध भी नहीं कर सकी, बस सब कुछ सहती रही। मैं चीख भी नहीं सकी। मैं बहुत डर गई थी। उसके कंधे हल्के से कांपने लगे। उसके आंसू, जिन्हें उसने जबरदस्ती रोक रखा था, एक टूटे हुए बांध की तरह बह निकले। यह दुख, क्रोध और खुद के प्रति गहरी घृणा के मिले जुले आंसू थे। यह तुम्हारी गलती नहीं है, रोहन ने दृढ़ता से कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है प्रिया। कायर और घिनौना वह विक्रम राठौर है। तुम सिर्फ एक पीड़िता हो। कभी भी खुद को दोष मत देना। उसने पहली बार उसका नाम लिया था। यह एक कठोर रैंक के बजाय एक इंसान के रूप में दी गई सांत्वना थी। उसके गर्म शब्दों से प्रिया आखिरकार टूट गई। वह एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। अकादमी के दिनों से उसने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वह सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों का एक ढेर थी। रोहन चुपचाप उसके पास बैठा रहा जब तक कि वह रोना बंद नहीं कर देती। थोड़ी देर बाद जब उसका रोना शांत हो गया तो उसने सावधानी से मुंह खोला। हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल राठौर एक राक्षस है। उसने आज तुम्हारे साथ जो किया है वह स्पष्ट रूप से हमला और यौन उत्पीड़न है। तुम्हें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट? प्रिया की आवाज में निराशा थी। किससे? सैन्य पुलिस से? कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। अंत में मुझे ही एक बुरी औरत बना दिया जाएगा। यह अफवाह फैल जाएगी कि मैंने कमांडर को फंसाने की कोशिश की और असफल होने पर मैंने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा दिया। यह सेना नामक संगठन की प्रकृति थी। एक बंद संगठन के भीतर एक शक्तिहीन मातहत का एक वरिष्ठ अधिकारी, और वह भी अपार शक्ति वाले कमांडर पर आरोप लगाना पत्थर से सिर फोड़ने जैसा था। यह स्पष्ट था कि पीड़िता पर ही और अधिक आघात किया जाएगा। फिर भी हम इसे ऐसे ही नहीं सह सकते। कोई रास्ता नहीं है। प्रिया ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें फिर से खाली हो गई थीं। यह एक ऐसे व्यक्ति की आंखें थीं जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। रोहन ने निराशा में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। बेबसी ने उसे घेर लिया। वह भी इस विशाल अन्याय के निकल बातें हैं। सामने सिर्फ एक कैप्टन था। उसने प्रिया को उसके कमरे तक पहुंचाया। दरवाजे पर प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, आज के लिए धन्यवाद कैप्टन। कोई बात नहीं। अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर फोन करना। अकेले में घुटती मत रहना। दरवाजा बंद हो गया और तंग कमरे में फिर से अकेली रह गई। प्रिया बिना बत्ती जलाए बिस्तर पर गिर पड़ी। घोर अंधेरे ने उसे घेर लिया। राठौर का घिनौना चेहरा, उसकी बातें, उसकी हिंसा और उन लोगों के चेहरे जो उसे बिना रोके देखते रहे, एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने से गुजरे। यह यूनिट एक विशाल सह अपराधी थी। वह इस तरह अपना सैन्य करियर खत्म नहीं कर सकती थी,
लेकिन उसमें इस नरक में काटी है रहने का भी आत्मविश्वास नहीं था। यह एक दुविधा थी, एक बंद गली। तभी उसके दिमाग में एक ही व्यक्ति का चेहरा आया, वह व्यक्ति जिससे उसने वादा किया था कि वह अपनी ताकत से सफल होगी और जब तक उसे मदद की जरूरत नहीं होगी तब तक संपर्क नहीं करेगी। उसके पिता जनरल अर्जुन सिंह। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। अपने पिता को फोन करना अपनी हार स्वीकार करने जैसा था। यह स्वेच्छा से उस छाया में कदम रखने जैसा था जिससे वह सबसे ज्यादा बचती थी। उसके पिता की पहुंच उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, लेकिन अभी स्वाभिमान से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था। टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना था। प्रिया ने कॉल बटन दबाया। एक लंबी लंबी घंटी के बाद एक परिचित और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी, प्रिया। उस आवाज को सुनते ही उसके आंसू एक बार फिर फूट पड़े। उसने अब और खुद को नहीं रोका और रोते हुए उन सभी बातों को बताना शुरू कर दिया जो उसके साथ हुई थी। फोन के दूसरी तरफ उसके पिता चुपचाप अपनी बेटी की लंबी दर्द भरी चीखें सुन रहे थे। फोन के दूसरी तरफ जनरल अर्जुन सिंह अपनी बेटी की आवाज सुनते हुए एक भी शब्द नहीं बोले। वह अपनी मेज के सामने स्थिर खड़े थे, रिसीवर के पार से आती अपनी बेटी की रोती हुई स्वीकारोक्ति को अपने पूरे अस्तित्व से महसूस कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सैन्य जीवन की कठिनाइयों के बारे में है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उनका चेहरा भयानक रूप से कठोर होता गया। प्रिया ने बेतरतीब ढंग से, कभी कभी सिसकते हुए और अपनी बात पूरी न कर पाते हुए भी पिछले कुछ महीनों में हुई हर बात बता दी। राठौर से पहली मुलाकात, उसकी बेशर्म नजरें, निजी सवाल, अनावश्यक बुलावे और शारीरिक संपर्क, देर रात शराब पीने के लिए मजबूर करना और धमकी, और आज रात बाथरूम में हुआ भयानक हमला। उसकी आवाज हर एक शब्द के साथ टूट रही थी और उन दरारों से वह गुस्सा, शर्म और डर बाहर निकल रहा था जिसे उसने दबा रखा था। अपने पिता को यह सब बताना उसके लिए अपने बचे खुचे स्वाभिमान को त्यागने जैसा था। यह अपनी कमजोरी को स्वीकार करने और इस वास्तविकता को अपनाने का एक अपमानजनक क्षण था कि अंततः उसे अपने पिता की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन वह अब अकेले इसे सहन नहीं कर सकती थी। उसकी आत्मा पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। इसलिए, पापा, मैं अब और नहीं कर सकती। शायद मैं एक सैनिक बनने के लायक नहीं हूं। आखिरी शब्द कहने के बाद प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ उगल देने के बाद उसे गहरी निराशा और बेबसी ने घेर लिया। काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। रिसीवर के पार से केवल उसके पिता की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। आखिरकार उन्होंने मुंह खोला। उनकी आवाज स्टील की तरह ठंडी और तीखी थी। तुम अभी कहां हो? क्वार्टर में। कहीं चोट लगी है? होंठ थोड़े फट गए हैं। अस्पताल गई थी? नहीं। ठीक है, वहीं रहो और कुछ मत करना। किसी से कुछ मत कहना, समझी? उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, न दुख, न गुस्सा, न सांत्वना। केवल एक कमांडर की स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की ठंडी तार्किकता महसूस हो रही थी। पापा, मैं। प्रिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जनरल सिंह ने उसकी बात काट दी। अब से तुम मेरी बेटी प्रिया नहीं, बल्कि भारतीय सेना की अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह हो, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सभी गतिविधियां बंद करो और अगली आज्ञा तक अपनी वर्तमान स्थिति पर बनी रहो। ओवर। फोन कट गया। प्रिया टूटे हुए फोन को पकड़े कुछ देर तक शून्य में खड़ी रही। उसके पिता की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद के विपरीत थी। गर्मजोशी भरी सांत्वना के बजाय उसे एक ठंडा आदेश मिला। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी राहत भी महसूस हुई। पासा अब फेंका जा चुका था। जो वह कर सकती थी वह खत्म हो गया था। अब सब कुछ उसके पिता के हाथों में था। इस बीच फोन काटने के बाद जनरल अर्जुन सिंह ने अपनी स्टडी टेबल पर रखी परिवार की तस्वीर को देखा। अकादमी की ग्रेजुएशन के दिन, अधिकारी की वर्दी में अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उन्होंने तस्वीर के फ्रेम को इतनी जोर से पकड़ा कि वह लगभग टूट गया। एक ठंडे कमांडर के मुखौटे के पीछे एक पिता का दिल उबलते लावा की तरह जल रहा था। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? उस छोटी बच्ची के शुद्ध हृदय पर, जिसने भारतीय सेना के सम्मान की शपथ लेकर देश की सेवा करने का प्रण लिया था, उस पर अपने गंदे, हवस भरे पंजे डालने वाले उस कमीने को मैं माफ नहीं कर सकता। विक्रम राठौर। उन्होंने उस नाम को कई बार दोहराया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का नाम याद कर रहा हो। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया।
आधी रात हो चुकी थी, लेकिन कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तुरंत कोर के सतर्कता प्रमुख और सैन्य पुलिस के कमांडर को मेरे कार्यालय में बुलाओ, 10 मिनट के भीतर। उनकी आंखें गुस्से से परे एक ठंडी मौत की चमक से चमक रही थीं। यह सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ हुई एक अप्रिय घटना नहीं थी, यह एक गंभीर अपराध था जो सेना के अनुशासन की जड़ों को हिला रहा था, और यह जनरल अर्जुन सिंह के अपने सम्मान की लड़ाई की शुरुआत थी। उन्होंने खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखा। कल सुबह उस अंधेरे को चीरकर न्याय की तलवार उतरेगी। उन्हें अपनी बेटी से सिर्फ एक फोन कॉल आया था, लेकिन अब उन्हें कई लोगों को फोन करना था। वे फोन कॉल एक इंसान की बर्बादी की घोषणा करने वाली घंटियां बनने वाली थीं। अगले दिन भोर होने से पहले लद्दाख की छोटी सी सैन्य यूनिट घने अंधेरे और खामोशी में डूबी हुई थी। संतरियों के कदमों की आहट और कभी कभार सर्दियों के पक्षियों की आवाज ही एकमात्र शोर था। ठीक उसी पल खामोशी को तोड़ते हुए दूर से एक भारी हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और जल्द ही एक ऐसी गड़गड़ाहट में बदल गई जिसने पूरी यूनिट को हिला दिया। सो रहे सैनिक और अधिकारी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगे। यूनिट के परेड ग्राउंड के ऊपर एक विशाल कोर कमांडर का हेलीकॉप्टर तेज हवाएं पैदा करता हुआ चक्कर लगा रहा था। क्या हो रहा है? इस समय यह हेलीकॉप्टर यहां क्या कर रहा है? ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी घबराकर सिचुएशन रूम से बाहर भागा। परेड ग्राउंड पर उतरे हेलीकॉप्टर से कुछ लोग नीचे उतरे। सबसे पहले जनरल अर्जुन सिंह दिखाई दिए। उनके लड़ाकू हेलमेट पर लगे 3 सितारे भोर की धुंधली रोशनी में भी एक रोबदार आभा बिखेर रहे थे। उनके पीछे सतर्कता प्रमुख, सैन्य पुलिस कमांडर और पूरी तरह से हथियारों से लैस सैन्य पुलिसकर्मी एक एक करके उतरे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। तुरंत बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौर को परेड ग्राउंड पर हाजिर करो। जनरल अर्जुन सिंह ने ड्यूटी अधिकारी को बर्फ की तरह ठंडी आवाज में आदेश दिया। ड्यूटी अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह कोर कमांडर के आदेश पर सवाल नहीं उठा सकता था। वह जल्दी से बटालियन कमांडर के बंगले की ओर भागा। थोड़ी देर बाद पिछली रात के नशे में धुत बिखरे हुए बालों वाला विक्रम राठौर हांफता हुआ परेड ग्राउंड की ओर भागा। वह कोर कमांडर के बिना बताए दौरे से घबरा गया था, लेकिन उसने शांत दिखने की कोशिश करते हुए सलामी दी। जय हिंद सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं। जनरल सिंह ने उसकी बात बेरहमी से काट दी। विक्रम राठौर, जी सर। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौर, तुमने कल रात अपने कार्यालय पास के रेस्तरां और रेस्तरां के बाथरूम में सूचना अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह के साथ क्या किया था? जनरल सिंह की आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी तीखी थी कि पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। राठौर का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। कहीं उस कुतिया ने अपने बाप को तो नहीं बता दिया? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। कल हमने डिवीजनल कमांडर के सफल निरीक्षण का जश्न मनाने के लिए बटालियन के अधिकारियों के साथ एक पार्टी की थी। मैं फिर से पूछता हूं, सच बताओ, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जनरल सिंह की आंखों में जानलेवा चमक थी। राठौर को अब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। यह कोई सामान्य जांच नहीं थी, यह एक ऐसा फैसला था जो पहले ही सुनाया जा चुका था। वह सहज रूप से अपने घुटनों पर गिर गया। सर, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कभी भी ऐसा अनैतिक काम नहीं किया। चुप रहो। जनरल सिंह की दहाड़ गूंजी। क्या तुम्हें उस वर्दी पर शर्म नहीं आती जो तुमने पहनी है? एक कमांडर जिसे देश के प्रति वफादार रहना चाहिए और अपने मातहतों को प्यार से नेतृत्व करना चाहिए, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी ही एक युवा मातहत का बलात्कार करने के लिए किया। तुम एक सैनिक नहीं, एक जानवर हो। उनकी गुस्से भरी चीख ने भोर की हवा को चीर दिया। शोर से जागे यूनिट के सदस्य एक एक करके बैरकों की खिड़कियों से झांकने लगे और इस दृश्य को देखने लगे। जनरल सिंह ने सैन्य पुलिस कमांडर की ओर सिर हिलाया। सुनो, इसी क्षण से लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौर को पद से निलंबित कर दिया जाता है और सेना अधिनियम की धारा के तहत अशोभनीय आचरण, धारा के तहत यौन उत्पीड़न और धारा के तहत हमला और धमकी के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। जी सर। सैन्य पुलिस कमांडर के आदेश पर 2 पुलिसकर्मी राठौर के पास गए और उसकी दोनों बाहों को जोर से पकड़कर उसे उठाया। फिर उन्होंने उसके हाथों में ठंडी हथकड़ियां पहना दी। खट्ट की धातुई आवाज
राठौर के सैन्य करियर के लिए मौत की सजा की तरह थी। यह अन्याय है सर, यह एक साजिश है। उस कुतिया ने मुझे, राठौर चिल्लाता हुआ घसीटा जा रहा था। उसका घिनौना रूप यूनिट के सभी सैनिकों ने स्पष्ट रूप से देखा। यह उस बटालियन कमांडर का दयनीय अंत था जो कल तक एक पूर्ण तानाशाह की तरह राज कर रहा था। जनरल अर्जुन सिंह ने ठंडी नजरों से यह सब देखा, फिर सतर्कता प्रमुख को निर्देश दिया, आज से इस यूनिट की एक विशेष जांच शुरू करो। न केवल राठौर के अन्य अपराधों की जांच करो, बल्कि उन लोगों की भी जांच करो जिन्होंने उसकी करतूतों को जानते हुए भी नजरअंदाज किया या उसका साथ दिया, चाहे उनका पद कुछ भी हो। एक एक को ढूंढ निकालो। उनकी बात सुनकर कुछ अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें अब एहसास हुआ कि उनकी चुप्पी के क्या परिणाम हुए थे। भोर का आगमन इस तरह समाप्त हुआ। पूर्व में आकाश धीरे धीरे रोशन हो रहा था, लेकिन वह रोशनी किसी के लिए उम्मीद की शुरुआत थी और किसी के लिए बर्बादी की प्रस्तावना। अपने क्वार्टर की खिड़की से यह सब देख रही प्रिया सिंह चुपचाप आंसू बहा रही थी। ये अब दुख या गुस्से के आंसू नहीं थे, यह एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश की एक किरण देखने वाले की राहत थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौर की गिरफ्तारी ने पूरी सेना में हलचल मचा दी। कोर कमांडर के सीधे निर्देश पर की गई विशेष जांच तेजी से और कठोरता से बिना किसी त्रुटि के पूरी हुई। न केवल राठौर के व्यक्तिगत अपराधों की जांच की गई, बल्कि उन वरिष्ठ अधिकारियों की भी जांच की गई जिन्होंने उससे रिश्वत लेकर उसका पक्ष लिया था। सेना ने अपनी जड़ों में सड़ चुके फोड़े को काटने के लिए तलवार निकाल ली थी। जांच के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह को विशेष छुट्टी दी गई और वह अपने पिता के सरकारी आवास पर लौट आई। वह एक परिचित जगह, एक गर्मजोशी भरे परिवार की गोद में लौट आई थी, लेकिन उसका मन अभी भी एक ठंडे युद्ध के मैदान में था। वह हर रात बुरे सपने देखती थी। सपनों में राठौर लगातार उसका पीछा करता और वह चीखते हुए जाग जाती। उसके शरीर और मन पर गहरे घाव रह गए थे। हमले से लगे निशान समय के साथ भर जाते, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घाव आसानी से नहीं भरने वाले थे। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी। एक समय की साहसी और आत्मविश्वासी कैडेट का रूप कहीं नहीं था। जनरल अर्जुन सिंह चुपचाप अपनी बेटी की इस हालत को देखते रहे। उन्होंने उसे कोई जल्दबाजी में सांत्वना नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप इंतजार किया ताकि वह खुद अपने घावों का सामना कर सके और उन पर काबू पा सके। वह हर शाम अपनी बेटी के साथ खाना खाते और टहलते और सामान्य बातचीत करते। उन्होंने सेना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वह एक कोर कमांडर के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक पिता के रूप में अपनी बेटी के साथ थे। एक शाम टहलते हुए अर्जुन सिंह ने पहली बार उस घटना के बारे में बात की। यह बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन मुझे बताने के लिए धन्यवाद। उनकी शांत बात पर प्रिया रुक गई और अपने पिता को देखने लगी। मैं आप पर एक बोझ बन गई। मैं खुद इससे नहीं निपट सकी और अंत में आपकी मदद लेनी पड़ी। मेरी कसम टूट गई। उसकी आवाज में गहरा आत्मदोष था। अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। प्रिया, असली हिम्मत हर चीज को अकेले उठाने में नहीं है। कभी कभी मदद मांगना, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और किसी पर निर्भर होना ज्यादा बड़ी हिम्मत हो सकती है। तुम एक सैनिक होने से पहले मेरी प्यारी बेटी हो। एक पिता का अपनी बेटी की रक्षा करना एक स्वाभाविक कर्तव्य है, इसलिए अब खुद को दोष मत दो। पिता के गर्मजोशी भरे शब्दों से प्रिया ने अपना सिर झुकाकर आंसू पी लिए। कुछ दिनों बाद राठौर के खिलाफ अनुशासनात्मक समिति की बैठक हुई और उसे बर्खास्तगी, जो कि सबसे बड़ी सजा है, दी गई। न केवल उसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ी, बल्कि उसे अपनी पेंशन का अधिकार भी खोना पड़ा। यह एक अपमानजनक अंत था। आपराधिक मुकदमा अलग से चलाया जाना था। मामला सुलझने के बाद अर्जुन सिंह ने प्रिया को एक नई पोस्टिंग का प्रस्ताव दिया। रक्षा मंत्रालय की नीति शाखा में एक पद खाली है। तुम अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकती हो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरक्षित होगा। तुम वहां क्यों नहीं चली जाती? यह एक पिता का अपनी बेटी को चोट से बचाने का प्रयास था। उसे एक सुरक्षित बाड़े के भीतर फिर से शुरू करने का मौका देने की कोशिश। कुछ देर सोचने के बाद प्रिया ने अपना सिर हिलाया। नहीं पापा, मैं मैदानी इलाके में ही रहना चाहती हूं। उसकी आंखों में पहले से कुछ अलग था। उनमें घाव और छाया थी, लेकिन उसके अंदर एक और भी मजबूत संकल्प था। मैं भागूंगी नहीं। मैं विक्रम राठौर जैसे राक्षस की वजह से
एक सैनिक के रूप में अपने सपनों को नहीं छोड़ सकती, बल्कि इस घटना से मुझे एहसास हुआ है कि मुझे एक शक्तिशाली सैनिक बनना है जो मुझ जैसे असहाय मातहतों की रक्षा कर सके और गलत को सही कर सके। ऐसा करने के लिए मुझे मैदान को और भी बेहतर तरीके से जानना होगा। मैं सैनिकों के साथ सांस लेना और उनके साथ संघर्ष करना चाहती हूँ। एक असली सैनिक बनना चाहती हूँ। बेटी के साहसिक जवाब पर अर्जुन सिंह ने उसे आश्चर्य और गर्व से मिली जुली नजरों से देखा। परीक्षा ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसने उसे और भी मजबूत बना दिया था। राख से फिर से जन्म लेने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह वह अपने घावों पर काबू पाकर उठने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसका सम्मान करता हूं। अर्जुन सिंह ने और जोर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बेटी की पसंद का समर्थन करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह को एक नई पोस्टिंग का आदेश मिला। उसकी नई यूनिट 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन सप्त शक्ति कमांड थी, जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में स्थित थी। यह उसकी पिछली यूनिट से भी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में थी और अपने कठोर प्रशिक्षण के लिए जानी जाती थी। उसने खुद सबसे मुश्किल रास्ता चुना था। घाव अभी भरे नहीं थे और छाया अभी भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसने अब और न डरने का फैसला किया। उसने उन घावों और छाया को भी अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यह एक नई शुरुआत थी। उसकी नई पोस्टिंग सप्त शक्ति कमांड का रास्ता पहले से भी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ था। घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर काफी देर तक चलने के बाद यूनिट का मुख्य द्वार दिखाई दिया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और कार से बाहर निकली। उसके आने की खबर पहले ही पूरी यूनिट में फैल चुकी थी। कोर कमांडर की बेटी, वह डरावनी नई अफसर जिसने अपने बटालियन कमांडर को बर्बाद कर दिया, उस पर नए लेबल लग गए थे। सहानुभूति या दया के बजाय उसे सावधानी और बोझ से मिली जुली नजरों का सामना करना पड़ा। खासकर उसके साथ काम करने वाले साथी अधिकारियों का रवैया स्पष्ट रूप से ठंडा था। उनके लिए प्रिया एक ऐसे बम की तरह थी जो कभी भी फट सकता था। वे यह सोचकर उससे दूरी बनाए रखना चाहते थे कि कहीं वे किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। नई बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल समीर जोशी ने उसका स्वागत करते हुए अपनी असहजता को खुले तौर पर व्यक्त किया। सेकंड लेफ्टिनेंट, हमारी यूनिट में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं किसी को इसीलिए विशेष व्यवहार नहीं दूंगा क्योंकि वह किसी की बेटी है, बल्कि इसका उल्टा होगा। मैं दूसरे अधिकारियों की तुलना में तुम पर 2-3 गुना ज्यादा सख्त मापदंड लागू करूंगा। अगर तुमने थोड़ी भी समस्या खड़ी की या अलग दिखने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? यह स्वागत भाषण नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी एक ठेठ मैदानी सैनिक थे। वह भाई भतीजावाद से नफरत करते थे और केवल योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में विश्वास करते थे। उनके लिए प्रिया एक सिरदर्द वाली पैराशूट भर्ती थी। प्रिया ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उसे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया या खुद को समझने की विनती नहीं की। मैं इसे ध्यान में रखूंगी सर। मैं भी केवल एक सैनिक प्रिया सिंह के रूप में आकी जाना चाहती हूं। उसके आत्मविश्वासी रवैये पर लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने एक कठोर चेहरा बनाए रखा। नया माहौल कठोर था। सहकर्मी काम सौंपने के अलावा उससे कोई निजी बात नहीं करते थे और खाने के समय भी वे चतुराई से उसकी सीट से बचते थे। उसे एक अदृश्य व्यक्ति की तरह रहना पड़ा। अकेलेपन और अलगाव की लहरें उस पर हावी हो गईं, लेकिन प्रिया दृढ़ता से टिकी रही। उसने चुपचाप केवल अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। एक सूचना अधिकारी के रूप में उसे सैनिकों के मानसिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों की जिम्मेदारी लेनी थी। उसने अपनी पिछली यूनिट के भयानक अनुभव से सबक लेते हुए सैनिकों की आवाज सुनने से शुरुआत की। उसने कठोर व्याख्यान शैली के प्रशिक्षण के बजाय सैनिकों के साथ फुटबॉल खेला, पुस्तक चर्चाएं आयोजित कीं और उनकी समस्याओं पर सलाह देकर उनका दिल जीतने की कोशिश की। शुरुआत में सतर्क रहने वाले सैनिक भी उसके सच्चे प्रयासों को देखकर धीरे धीरे खुलने लगे। विशेष रूप से उसने यूनिट में व्याप्त अन्याय को ठीक करने में अग्रणी भूमिका निभाई। एक दिन उसे पता चला कि एक नए सैनिक को बैरक में एक वरिष्ठ सैनिक द्वारा नियमित रूप से पीटा जा रहा था। पीड़ित सैनिक बदला लेने के डर से किसी को कुछ नहीं बता रहा था। प्रिया ने जैसे ही यह पता लगाया,
उसने तुरंत बटालियन कमांडर को रिपोर्ट किया। सर, बैरक में मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना हुई है, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। सेकंड लेफ्टिनेंट, ऐसी समस्याओं को दबा देना ही बेहतर है। बेवजह कीड़े का डिब्बा खोलने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वालों को पता चला तो मुझे ही डांट पड़ेगी कि मैं यूनिट को ठीक से नहीं संभाल सका। यह सेना के संगठन में व्याप्त समस्या से बचाव के नाम पर घटनाओं को छिपाने की प्रथा थी। प्रिया पीछे नहीं हटी। इसे दबाने से समस्या खत्म नहीं होगी सर, बल्कि यह एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पीड़ित सैनिक इस समय बहुत दर्द में है। हमें यूनिट की प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि अपने सैनिकों की रक्षा करनी चाहिए। उसके दृढ़ रवैये पर लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने अनिच्छा से जांच की अनुमति दी। जैसे ही जांच शुरू हुई, न केवल दोषी सैनिक बल्कि उसे जानते हुए भी चुप रहने वाले सेक्शन कमांडर और प्लाटून कमांडर भी पकड़े गए। यूनिट में एक बड़ा हंगामा हुआ और लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी को वरिष्ठ मुख्यालय से फटकार मिली। उसने प्रिया को अपने कार्यालय में बुलाया। देखो, मैंने क्या कहा था, तुम्हारी वजह से पूरी यूनिट में हंगामा मच गया। खुश हो? उसकी आवाज में गुस्सा था। प्रिया ने अपना सिर झुकाने के बजाय सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने वह किया जो मुझे करना था सर। अगर आप इस वजह से मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगी, लेकिन मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उसकी दृढ़ आंखों के सामने लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी एक पल के लिए निशब्द हो गए। उन्होंने अपनी जीभ चटकाई और प्रिया को बाहर भेज दिया, लेकिन उनके मन में एक छोटी सी हलचल शुरू हो गई थी। प्रिया वैसी अफसर नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी, जो केवल अपनी पहुंच पर इतराती हो। उसके अपने दृढ़ विश्वास और सिद्धांत थे, और उन्हें बनाए रखने के लिए वह एक वरिष्ठ अधिकारी की फटकार से भी नहीं डरती थी। इस घटना के बाद सैनिकों के बीच प्रिया के प्रति विश्वास अटूट हो गया। यह धारणा फैल गई कि सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया हमारी तरफ है। साथ ही अधिकारियों ने भी उसे एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। उसके प्रति उनके ठंडे रवैये में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया गया। प्रिया सप्त शक्ति कमांड की ठंडी जमीन पर बहुत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी जड़ें जमा रही थी। वह अभी भी अकेली थी, लेकिन अब अकेली महसूस नहीं करती थी। उसके साथ उसके सैनिक थे जो उस पर विश्वास करते थे और उसका अनुसरण करते थे। यही वह ताकत थी जिसने उसे पद तक रहने में मदद की, ठंडी उपेक्षा और अविश्वास के बीच भी। जब प्रिया चुपचाप अपने रास्ते पर चलती रही तो उसे घेरे हुए बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलने लगी। खासकर सैनिकों के बीच उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई। उसे अब केवल कोर कमांडर की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि समस्याओं को सुलझाने वाली अफसर, हमारी तरफ रहने वाली अफसर के रूप में पहचाना जाने लगा। उसे देखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी का नजरिया भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। वह मुंह से तो अभी भी बड़बड़ाते थे, लेकिन वे प्रिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को पहले से ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगे थे और उसके सुझावों को नजरअंदाज नहीं करते थे। वह प्रिया नामक अफसर की सच्चाई और क्षमता को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने लगे थे। निर्णायक मोड़ कठोर सर्दियों के प्रशिक्षण के दौरान आया। 0 से 20 डिग्री नीचे के जानलेवा ठंड में प्रशिक्षण कई दिनों और रातों तक चला। जब सभी सैनिक और अधिकारी ठंड और थकावट से बेहाल थे, तब एक सैनिक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के लक्षणों के साथ गिर गया। यह निमोनिया के लक्षण थे जो प्रशिक्षण के दौरान अक्सर होते हैं। मेडिकल असिस्टेंट ने दौड़कर प्राथमिक उपचार किया, लेकिन सैनिक की हालत तेजी से बिगड़ती गई। यह एक गंभीर स्थिति थी जिसमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। लेकिन समस्या यह थी कि प्रशिक्षण क्षेत्र इतना घना जंगल था कि एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल था और भारी बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकता था। एकमात्र तरीका यह था कि सैनिक को स्ट्रेचर पर लादकर कई किलोमीटर लंबे बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते से नीचे ले जाया जाए। लेकिन थके हुए सैनिकों में से कोई भी स्वेच्छा से आगे नहीं आया। वे पहले से ही अपनी देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अधिकारी भी हिचकिचा रहे थे। वे जिम्मेदारी लेने से डर रहे थे, यह सोचकर कि यह एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक उसी समय प्रिया आगे आई। मैं जाऊंगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के गिरे हुए सैनिक के पास गई और उसकी हालत जांची। अगर हम और देर करेंगे तो यह सचमुच खतरनाक हो जाएगा। कृपया एक स्ट्रेचर तैयार करें, मैं आगे रहूंगी। उसकी बात सुनकर कुछ अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की। सेकंड लेफ्टिनेंट, एक महिला होकर तुम, यह बहुत खतरनाक है।
रास्ता भी फिसलन भरा है। खतरे में वह सैनिक है सर, हर पल उसकी जान जोखिम में है। उसकी दृढ़ आवाज पर कोई और विरोध नहीं कर सका। उसने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर स्ट्रेचर उठाया। वह दुबली पतली थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी से भी ज्यादा ताकत थी। जब उसने पहला कदम बढ़ाया तो हिचकिचा रहे दूसरे सैनिक और अधिकारी भी एक एक करके उसके पीछे चलने लगे। पहाड़ी रास्ता खतरनाक था, पैर बर्फ में गहरे धंस रहे थे और बर्फीली हवा चेहरे को काट रही थी। स्ट्रेचर का वजन हजारों किलो जैसा महसूस हो रहा था। कई बार फिसलकर गिरने के खतरनाक क्षण भी आए, लेकिन प्रिया ने अपने दांत भींचकर हिम्मत बनाए रखी। वह स्ट्रेचर पर लेटे सैनिक से लगातार बात करती रही। होश में रहो, हम लगभग पहुंच गए हैं, बस थोड़ी और हिम्मत रखो। यह वह सैनिक से कह रही थी और साथ ही खुद से भी। उसका हताश प्रयास दूसरे सैनिकों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बना। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए एक एक कदम मुश्किल से आगे बढ़े। कई घंटों के संघर्ष के बाद वे आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां एम्बुलेंस इंतजार कर रही थी। सैनिक को सुरक्षित रूप से अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। जब प्रशिक्षण समाप्त हुआ और वे यूनिट में वापस आए तो प्रिया के प्रति माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जिन सहकर्मियों ने पहले उसे नजरअंदाज किया था, वे अब खुद आकर उससे बात करने लगे। सेकंड लेफ्टिनेंट, तुम सच में कमाल हो, तुम्हारी वजह से हम सब बच गए, धन्यवाद। उनकी बातों में सच्चाई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने भी उसे अलग से बुलाया। उनका चेहरा हमेशा की तरह कठोर था, लेकिन उनकी आवाज बहुत नरम थी। अच्छा काम किया, अगर तुम न होती तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती। यह पहली तारीफ थी जो उन्होंने प्रिया को दी थी। एक सैनिक की पहचान उसके रैंक या पृष्ठभूमि से नहीं होती, वह अपने कार्यों से साबित होता है। आज तुमने एक असली सैनिक का रूप दिखाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी की मान्यता किसी भी तारीफ से ज्यादा कीमती थी। प्रिया को तब एहसास हुआ कि उसे इस यूनिट के एक सच्चे सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यह वह क्षण था जब उसे घेरे हुए ठंडी मोटी बर्फ आखिरकार टूट गई। उस रात उसने बहुत समय बाद अपने पिता को फोन किया। उसने अपनी पिछली शिकायतों या कठिनाइयों के बारे में बात नहीं की। इसके बजाय उसने शांति से उस दिन हुई घटनाओं के बारे में बताया। पापा, मुझे लगता है कि आज पहली बार मेरे सहकर्मियों ने मुझे स्वीकार किया है और मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि मुझे एक सैनिक क्यों बनना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ जनरल अर्जुन सिंह चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरी बेटी। उस एक वाक्य में सब कुछ था। प्रिया अब घावों की छाया में कैद एक कमजोर प्राणी नहीं थी। वह एक चमकता हुआ सितारा थी जो परीक्षाओं के माध्यम से और भी मजबूत हो गई थी। कठोर सर्दियों के प्रशिक्षण के कुछ ही समय बाद बटालियन स्तर का सामरिक अभ्यास शुरू हुआ। यह अभ्यास वास्तविक युद्ध की स्थिति का अनुकरण करने के लिए था और कई दिनों और रातों तक बिना रुके चलने वाला एक उच्च तीव्रता वाला अभ्यास था। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह ने भी एक सूचना अधिकारी के रूप में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और युद्ध क्षेत्र की वास्तविकताओं पर शिक्षा देने के मिशन के साथ अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास की तीसरी रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घने अंधेरे में जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, भारी बारिश हुई और अभ्यास क्षेत्र तुरंत कीचड़ में बदल गया। सैनिक बारिश में पूरी तरह से भीगे हुए ठंड और थकावट से कांप रहे थे। प्रिया एक संचार सैनिक के साथ बटालियन कमांड पोस्ट और विभिन्न कंपनियों के बीच आदेश पहुंचाने और स्थिति का पता लगाने का काम कर रही थी। घने अंधेरे में केवल एक टॉर्च की रोशनी के सहारे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चलना बेहद खतरनाक था। तभी उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो और एक चीख सुनाई दी। उसके साथ चल रहा संचार सैनिक बारिश से कमजोर हुई जमीन पर फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गया था। जवान, प्रिया ने घबराकर चिल्लाते हुए टॉर्च से खाई के नीचे रोशनी की। संचार सैनिक सौभाग्य से बीच में एक पेड़ से अटक गया था, लेकिन वह दर्द से कराह रहा था। और तो और उसके कंधे पर लटका रेडियो भी साथ में गिर गया था और एक चट्टान से टकराने की आवाज आई। यह रेडियो पूरी बटालियन के संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। अगर रेडियो खराब हो जाता तो बटालियन अपनी आंखें और कान खो देती। तुम ठीक हो? कहीं चोट लगी है? मेरी टांग नहीं हिल रही है। संचार सैनिक की आवाज दर्द और डर से कांप रही थी।
बारिश से उफनती खाई के पानी की आवाज ठीक नीचे से खतरनाक रूप से सुनाई दे रही थी। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह हाइपोथर्मिया और अत्यधिक रक्तस्राव से खतरे में पड़ सकता था। प्रिया ने तुरंत अपने पास मौजूद अतिरिक्त रेडियो से कमांड पोस्ट को स्थिति की सूचना दी। अल्फा यहां। सीपी, जवाब दो। अभ्यास के दौरान एक व्यक्ति के गिरने की दुर्घटना हुई है। एक संचार सैनिक खाई में गिरकर घायल हो गया है। फ्रीक्वेंसी XXX, निर्देशांक YY पर सहायता चाहिए। लेकिन बारिश के कारण रेडियो में बहुत ज्यादा व्यवधान था और केवल खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। कमांड पोस्ट से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी कंपनियों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। समय नहीं था। बचाव दल कब आएगा यह पता नहीं था। प्रिया को एक निर्णय लेना था। उसने पास के एक पेड़ से एक रस्सी को कसकर बांधा और उसे अपने शरीर पर भी लपेट लिया। मैं नीचे आ रही हूं, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो। टॉर्च को अपने मुंह में दबाकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बारिश से भीगी हुई खड़ी खाई की दीवार पर चढ़ने लगी। नुकीले पत्थर और टहनियां उसकी वर्दी को फाड़ रहे थे और उसकी त्वचा में चुभ रहे थे, लेकिन उसे दर्द महसूस करने का समय नहीं था। उसके दिमाग में केवल खाई के नीचे कराह रहे युवा सैनिक को बचाने का विचार था। फिसलन भरी मिट्टी और चट्टानों पर संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार संचार सैनिक तक पहुंच गई। संचार सैनिक की टांग टूटी हुई थी और वह ठंड से कांप रहा था। तुम ठीक हो? मैं आ गई हूं, अब सब ठीक है। प्रिया ने उसे आश्वस्त करते हुए अपना वाटरप्रूफ कोट उतारकर उसे ओढ़ा दिया और उसने जल्दी से एक अस्थायी पट्टी बांधकर प्राथमिक उपचार किया। अब चलो ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने शरीर से बंधी रस्सी को संचार सैनिक से बांध दिया और खुद उसके शरीर को सहारा देते हुए फिर से चट्टान पर चढ़ने लगी। एक घायल वयस्क पुरुष को सहारा देकर चट्टान पर चढ़ना कल्पना से परे एक दर्द था। उसकी बाहों की हर मांसपेशी चीख रही थी और उसकी सांसें फूल गई थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक इंच, बहुत धीरे धीरे वह ऊपर की ओर बढ़ी। उसके दिमाग में केवल उसे बचाना है का विचार था। उसे उस रात की याद आई जब वह असहाय रूप से पीड़ित हुई थी। तब वह कुछ नहीं कर सकी थी, लेकिन अब अलग था। उसके पास एक मातहत था जिसकी उसे रक्षा करनी थी। वह एक कमांडर थी। कितना समय बीत गया होगा। चमत्कारिक रूप से वे खाई के ऊपर चढ़ने में सफल रहे। उसी क्षण अविश्वसनीय रूप से रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी की आवाज सुनाई दी। गिरने से खराब हुआ रेडियो झटके से फिर से काम करने लगा था। अल्फा, क्या तुम सुन सकती हो? सेकंड लेफ्टिनेंट, जवाब दो। प्रिया ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत बटोरकर रेडियो उठाया। सीपी, यह अल्फा है। मिशन पूरा हुआ। यह कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मूसलाधार बारिश में उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक मातहत की जान और यूनिट के संचार नेटवर्क को बचाया था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह को होश आया तो वह यूनिट के मेडिकल सेंटर के बिस्तर पर थी। उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। बगल के बिस्तर पर टांग पर प्लास्टर चढ़ाए हुए संचार सैनिक उसे देखकर रो रहा था। मैम, मेरी वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सुरक्षित हो, यही काफी है। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। यह खबर कि उसने खाई में उतरकर एक घायल सैनिक को बचाया और टूटे हुए रेडियो को ठीक करके बटालियन के संचार नेटवर्क को फिर से स्थापित किया, जंगल की आग की तरह पूरी यूनिट में फैल गई। वह एक हीरो बन गई थी। जब अभ्यास समाप्त हुआ और वे यूनिट में वापस आए तो उसके प्रति माहौल 180 डिग्री बदल गया था। सभी सैनिकों ने उसकी ओर सच्चे सम्मान के साथ तालियां बजाईं। साथ ही अधिकारी अब उसे कोर कमांडर की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे कॉमरेड के रूप में मानते थे जिसके साथ उन्होंने जीवन और मृत्यु का सामना किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने सभी अधिकारियों की एक बैठक में आधिकारिक तौर पर प्रिया की प्रशंसा की। इस अभ्यास में सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह ने आत्म बलिदान की भावना के साथ एक मातहत की जान बचाई और संकट में फंसी यूनिट को बचाया। उनकी हिम्मत और त्याग की भावना हम सभी के लिए एक सैनिक की भावना का एक आदर्श उदाहरण है। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट के इस कार्य की आधिकारिक तौर पर डिवीजनल कमांडर को रिपोर्ट करूंगा और एक प्रशस्ति पत्र के लिए सिफारिश करूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी की प्रशंसा केवल औपचारिक नहीं थी,
वह वास्तव में प्रिया को स्वीकार कर रहे थे। उस दिन के बाद उन्होंने प्रिया को केवल एक सूचना अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि अपने मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में मानना शुरू कर दिया और उसे महत्वपूर्ण मिशन सौंपने लगे। कुछ समय बाद यूनिट को राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति पत्र के लिए मूल्यांकन किया जाना था। राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति पत्र एक सैन्य यूनिट को मिल सकने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से एक था। यूनिट को अपनी पूरी क्षमता के साथ मूल्यांकन की तैयारी करनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने इस महत्वपूर्ण मिशन का पूरा प्रभार प्रिया को सौंप दिया। इस मूल्यांकन की तैयारी सेकंड लेफ्टिनेंट तुम करो, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर विश्वास है। यह एक अभूतपूर्व निर्णय था। आमतौर पर ऐसे महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन ऑफिसर या कार्मिक अधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जाते थे, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने फैसला किया कि प्रिया की सूक्ष्मता और सच्चाई मूल्यांकन में ज्यादा प्रभावी होगी। प्रिया ने भारी जिम्मेदारी महसूस करते हुए मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी। उसने दूसरी यूनिटों की तरह शानदार उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने और अच्छी तरह से सजाई गई रिपोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसके बजाय वह यूनिट के सबसे निचले स्तर पर गई। उसने सीधे सैनिकों की आवाज सुनी और उनकी पसीने और मेहनत से भरी सच्ची कहानियों की तलाश की। वह सैनिकों के साथ गश्त पर गई, मेस में खाना परोसा और उनके दैनिक जीवन में घुल मिल गई। और इस प्रक्रिया में उसने कई छिपे हुए नायकों की खोज की। सैनिक जो चुपचाप अपने पदों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, सेक्शन कमांडर जो अपने साथियों के लिए स्वेच्छा से बलिदान देने को तैयार थे, और सैनिक जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मुस्कान नहीं खोते थे। प्रिया ने उनकी कहानियों को एक एक करके लिखा और तस्वीरों में कैद किया, और इन्हें मिलाकर उसने एक जीवंत रिपोर्ट बनाई। मूल्यांकन के दिन उसने शानदार प्रस्तुति तकनीकों के बजाय सच्चे दिल से सैनिकों की कहानियां सुनाई। उसकी प्रस्तुति में एक आत्मा थी और मूल्यांकनकर्ता बहुत प्रभावित हुए। परिणाम एक बड़ी सफलता थी। सप्त शक्ति कमांड को कई प्रतिस्पर्धी यूनिटों को पछाड़कर सर्वश्रेष्ठ यूनिट के रूप में चुना गया और राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। पूरी यूनिट में उत्सव का माहौल था। प्रशस्ति पत्र समारोह के दिन यूनिट के परेड ग्राउंड पर खड़े लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने मंच से प्रिया को देखते हुए कहा, यह सारा गौरव हमारे उन सैनिकों का है जिन्होंने पर्दे के पीछे चुपचाप पसीना बहाया, और सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह का है जिन्होंने उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया। उस क्षण प्रिया ने अपने दिल में एक überwältigendes Gefühl महसूस किया। अंधेरी खाई में अकेले चमकने वाला सितारा। वह अब अकेली नहीं थी। वह कई सितारों के साथ सप्त शक्ति कमांड नामक रात के आकाश को रोशन कर रही थी। परीक्षा और घावों पर विजय प्राप्त करके वह अब पूरी यूनिट का नेतृत्व करने वाली एक सच्ची नेता के रूप में उभर रही थी। राष्ट्रपति यूनिट प्रशस्ति पत्र ने यूनिट की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह का नाम अब पूरे डिवीजन में जाना जाने लगा। वह अब एक समस्याग्रस्त अधिकारी नहीं, बल्कि सप्त शक्ति कमांड का गौरव कहलाती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी ने प्रिया की क्षमता को जल्दी ही पहचान लिया था और फैसला किया कि उसे एक बड़ा मौका देना चाहिए। एक दिन उन्होंने प्रिया को अपने कार्यालय में बुलाया। सेकंड लेफ्टिनेंट, तुम एक ऐसी प्रतिभा हो जिसे सिर्फ सूचना अधिकारी के पद पर रखना व्यर्थ है। तुम्हारे पास उत्कृष्ट नेतृत्व और संकट प्रबंधन कौशल है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मातहतों की सच्ची परवाह करने वाला दिल है। यह एक कमांडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी एक पल के लिए रुके और सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने डिवीजनल कमांडर से औपचारिक रूप से सिफारिश की है, तुम्हें एक इन्फेंट्री कंपनी के कमांडर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए। उनकी बात सुनकर प्रिया चौंक गई। एक सूचना शाखा के अधिकारी का लड़ाकू शाखा इन्फेंट्री कंपनी कमांडर में स्थानांतरित होना एक अत्यंत असामान्य बात थी, खासकर एक महिला अधिकारी के लिए। यह एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम था। एक इन्फेंट्री कंपनी कमांडर लगभग 100 सैनिकों के जीवन और युद्ध के परिणाम के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता था। यह सबसे कठिन और सम्मानित पदों में से एक था। क्या मैं सच में यह कर पाऊंगी सर? प्रिया ने अनजाने में पूछा। उसके मन में खुशी के साथ साथ डर भी था। क्या तुम डर रही हो? बेशक तुम डर रही होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकती हो। तुमने खाई में और राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अपनी क्षमताओं को पहले ही साबित कर दिया है।
तुम सिर्फ एक अधिकारी नहीं हो, तुम एक जन्मजात कमांडर हो। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी के आत्मविश्वास से भरे शब्दों ने प्रिया को बहुत हिम्मत दी। उसने सोचा कि शायद उसके साथ हुई सभी घटनाएं अंततः इस क्षण के लिए तैयारी थीं। विक्रम राठौर के घिनौने उत्पीड़न के दौरान महसूस की गई बेबसी, अपने मातहतों की रक्षा न कर पाने का आत्मदोष और उन सब पर काबू पाकर हासिल की गई दृढ़ता, इन सभी अनुभवों ने उसे एक मजबूत सैनिक बनाया था। प्रिया ने अपनी कमर सीधी की और दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं यह करूंगी सर, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। उसके पद का परिवर्तन डिवीजन के भीतर एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया। विरोध और चिंता की भी कई आवाजें थीं, लेकिन डिवीजनल कमांडर ने लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी की मजबूत सिफारिश और प्रिया के अब तक के शानदार प्रदर्शन पर विश्वास करते हुए इस फैसले को मंजूरी दे दी। प्रिया को सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया और साथ ही एक इन्फेंट्री कंपनी सी कंपनी की कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। जिस कंपनी की उसे कमान सौंपी गई थी वह बटालियन के भीतर सबसे कठोर प्रशिक्षण और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी। कंपनी के सदस्यों ने एक महिला और वह भी एक सूचना अधिकारी से आई नई कमांडर को संदेह की नजरों से देखा। प्रिया ने शब्दों के बजाय अपने कार्यों से खुद को साबित करने का फैसला किया। उसने अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन से ही सभी प्रशिक्षणों में कंपनी के सदस्यों के साथ समान रूप से भाग लिया। वह पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ पहाड़ी दौड़ में सबसे आगे दौड़ी और युद्ध अभ्यास के मैदान में वह किसी और से पहले पेट के बल रेंग कर कंटीले तारों के नीचे से गुजरी। धूल और पसीने से लथपथ उसके रूप में कंपनी के सदस्यों को अब एक महिला या सूचना अधिकारी का रूप नहीं दिखा। उनकी आंखों के सामने एक ऐसी कमांडर खड़ी थी जिसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति उनसे भी ज्यादा थी। वह एक कमांडर के रूप में सख्त थी, लेकिन साथ ही गर्मजोशी से भरी थी। उसने अपने मातहतों के नाम और चेहरे, यहां तक कि उनके परिवार के बारे में भी याद किया और उनसे एक इंसान के रूप में जुड़ने की कोशिश की। अगर कोई सैनिक संघर्ष कर रहा होता तो वह देर रात तक उसके साथ बैठकर उसकी समस्या सुनती, और अगर किसी सैनिक के घर में कोई मुश्किल होती तो वह स्वेच्छा से अपनी तनख्वाह से उसकी मदद करती। उसकी सच्चाई ने कंपनी के सदस्यों के दिलों को छू लिया। सी कंपनी प्रिया नामक एक केंद्र बिंदु के चारों ओर स्टील की तरह एकजुट होने लगी। कंपनी का प्रशिक्षण प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से सुधरा और मनोबल भी अपने चरम पर था। उसकी कमान में सी कंपनी बटालियन, रेजिमेंट और पूरे डिवीजन में सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति वाली अकेली कंपनी बन गई। वह अब अपने पिता की छाया या अतीत के घावों में बंधी नहीं थी। उसने पूरी तरह से अपनी ताकत, अपने नेतृत्व से कंपनी का नेतृत्व किया और एक ऐसी कमांडर के रूप में उभरी जिसे अपने मातहतों का पूर्ण विश्वास और सम्मान प्राप्त था। राष्ट्रपति के नाम पर दिया गया प्रशस्ति पत्र यूनिट का गौरव था, लेकिन अब वह खुद सी कंपनी के लिए एक जीवित प्रशस्ति पत्र बनकर चमक रही थी। कई साल बीत गए। जैसे पहाड़ और नदियां बदलती हैं, वैसे ही सेना का रूप भी थोड़ा थोड़ा बदल गया। लेफ्टिनेंट प्रिया सिंह कैप्टन के पद पर पदोन्नत हो गई थीं और अभी भी सी कंपनी का नेतृत्व कर रही थीं। जब वह पहली बार आई थीं तो नौसिखिए सैनिक अब सक्षम हवलदार बन गए थे और सेवानिवृत्ति के करीब थे और नए सैनिक उनकी जगह ले रहे थे। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, वह थी कैप्टन प्रिया सिंह के नेतृत्व वाली सी कंपनी की प्रतिष्ठा। उसकी कंपनी डिवीजन के सभी प्रशिक्षणों और मूल्यांकनों में हमेशा शीर्ष पर रहने वाली एक अजेय यूनिट के रूप में जानी जाती थी। उसके नेतृत्व में सी कंपनी के सदस्य एक दूसरे पर कॉमरेडशिप के साथ दृढ़ता से विश्वास करते थे और किसी भी कठिनाई को दूर करने वाली एक मजबूत टीम भावना का प्रदर्शन करते थे। इस बीच उसके पिता जनरल अर्जुन सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत हो गए थे और एक कोर कमांडर के पद पर थे। वह दूर से चुपचाप अपनी बेटी को कठिनाइयों पर काबू पाते और एक उत्कृष्ट कमांडर के रूप में विकसित होते हुए देखते और उसका समर्थन करते रहे। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी के सैन्य करियर में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया। एक दिन एक बड़े पैमाने पर मैदानी अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें पूरी कोर ने भाग लिया। कोर कमांडर अर्जुन सिंह हेलीकॉप्टर से प्रशिक्षण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर रहे थे और यूनिटों की युद्ध तैयारी का जायजा ले रहे थे। तभी उनका हेलीकॉप्टर
एक पहाड़ी के ऊपर रुक गया। यह वही क्षेत्र था जहां कैप्टन प्रिया सिंह की सी कंपनी अपने लक्ष्य की ओर चुपके से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन सिंह ने दूरबीन निकाली और अपनी बेटी की कंपनी को नीचे देखा। कैमोफ्लाज क्रीम लगाए और धूल से सनी वह एक नक्शे और कंपास को देखते हुए अपने मातहतों को शांति से आदेश दे रही थी। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उसके पीछे चलने वाले कंपनी के सदस्यों की हरकतें बिल्कुल सधी हुई थीं। वह अब सुरक्षा की जरूरत वाली एक कमजोर बेटी नहीं थी। वह भारत की एक गौरवान्वित कमांडर थी जो 100 सैनिकों के जीवन और देश के भाग्य से जुड़े युद्ध को जीत की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार थी। अर्जुन सिंह के होठों पर अनजाने में एक गर्व भरी मुस्कान फैल गई। वह अपनी बेटी को जो विरासत देना चाहते थे वह एक सैन्य परिवार का सम्मान या एक आरामदायक भविष्य नहीं था। यह ठीक यही रूप था, एक अदम्य सैनिक की भावना जो किसी भी परीक्षा के सामने नहीं झुकती, और उनकी बेटी ने इसे पूरी तरह से अपना बना लिया था। उसी समय जमीन पर ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही प्रिया ने अचानक अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। उसने अपने सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे कोर कमांडर के हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन उसने इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया। इस समय उसके दिमाग में केवल मिशन की सफल समाप्ति और अपने माताहतों की सुरक्षा थी। उसने हाथ के संकेतों के माध्यम से कंपनी के सदस्यों को अंतिम आदेश दिया, हमला शुरू करो। एक पल में पूरा जंगल चीखों और गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सी कंपनी के सदस्य निर्धारित हमले के बिंदुओं की ओर बहादुरी से बढ़े। उनका रूप किसी तूफानी लहरों को चीरती हुई शार्क की तरह था। जब प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हो गया तो पसीने और धूल से लथपथ प्रिया कंपनी के सदस्यों के सामने खड़ी हुई। आज हम फिर से जीते। यह केवल मेरी जीत नहीं है, यह हम सभी की जीत है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी कंपनी कमांडर हूं। उसकी बात पर कंपनी के सदस्यों ने जोशीले नारों के साथ जवाब दिया। उस रात वह कीचड़ से सनी वर्दी में एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ी और ध्रुव तारे को देखा जो यूनिट के आगे के रास्ते को इंगित कर रहा था। उसने उस शुरुआती भावना को याद किया जब उसने पहली बार यह रास्ता चुना था, और एक सैनिक के रूप में अपनी उस शपथ को याद किया जिसे उसने भयानक परीक्षाओं के बीच भी कभी नहीं खोया था। वह अब और नहीं हिली। वह अपनी कंपनी, अपने प्यारे मातहतों और इस देश के लिए जिस पर वह खड़ी थी अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थी। आकाश में उसके पिता देख रहे थे और जमीन पर उसके मातहत जो उस पर विश्वास करते थे देख रहे थे। कैप्टन प्रिया सिंह का असली सैन्य जीवन अब शुरू हो रहा था। वह इस युग की एक सच्ची नायिका थी जिसने अपनी नियति को खुद गढ़ा था।